भारत देश की खासियत है उसकी संस्कृति, जो उसे और भी खूबसूरत बनाती है। हमारे देश के त्योहार, रीत रिवाज सब कुछ हमें औरों से ख़ास बनाता है। पर कुछ ऐसी भी रस्में और रिवाज है जो औरतों को पीछे ढकेल रहे हैं, जो शायद हम इंसानों ने ही बनाए हैं और जिनका बदलना कभी ना कभी बहुत ज़रूरी बन जाता है। अरे छोरियो, ससुर जी आ गए हैं। गले में दुपट्टा ढाल लो और गर्मा गर्म रोटियां लगा लो तवे पे। जी मासा, अभी लगा देवे हैं। मासा आप भी खा लो, आपको दवाई भी तो लेनी है फिर। क्या बात कर रही है, इस घर में औरतें मर्दों से पहले खाए हैं क्या कभी? पर मासा, हम तो आपकी सेहत को लेकर कह रहे थे बस। ना बना कुछ नहीं हुआ, पहले तुम्हारे ससुर जी और पति खावेंगे फिर हम सब। अरे चलो चलो अब जल्दी करो, खाना लगाओ और गर्मा गर्म रोटियां लगा दो। ये सब खा लेवे, फिर जो बचा कुचा होता है वो हमें खाने को मिलता है। और नहीं तो क्या भाभी सा, एक तो जब तक ये लोग खाते हैं मने तो भूख लग जावे हैं, पर खा भी नहीं सकते जब तक हमारे पतिदेव नहीं खा लेते। अरे कैसे खावे, हमारी सास ही नहीं खाती, जबकि उन्हें तो दवाई भी लेनी होती है, तो हम कैसे रिवाज तोड़ दे। ये भी सही बात है। चलो अब जल्दी से परोस देवे हैं खाना, वरना बाबा सा गुस्सा हो जावेंगे। ये शायद इस घर की नहीं, कई सारे घरों की कहानी होगी, जहाँ औरतों को आगे बढ़ने का तो छोड़िए, पर पहले खाना खाने का हक भी नहीं होता, चाहे उन्हें भूख लगी हो या वो बीमार ही क्यों ना हो। कावेरी के घर में अब भी सब कुछ पुराने रीति रिवाज से ही चलता आ रहा था, जहाँ शायद रिवाज बस औरतों पे ही लागू होते आ रहे थे। पिंकी, तू आज बाहर क्यों आई है? आज तो तेरे महीने का वो टाइम चल रहा है ना? अरे माँ साहब, हर 3 दिन कमरे में जानवर की तरह कैद करती थी हो, मन नहीं लग रहा मारो अंदर, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। पिंकी, तू जाने है ना, इस टाइम में हम सब औरतों को ऐसे ही दूर रखा जावे है, किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अरे भाभी साहब, बस थोड़ी देर में वापस चली जाऊंगी ना पक्का, अंदर मेरा दम घुट रहा है। बस आजकल की छोरियों से कुछ ना होवे, वैसे तो पूरा दिन फोन चलावे है। अब जा अंदर, चुपचाप बैठ जा कोने में और सोन, बिस्तर पर मत सोना, नीचे जमीन पर सोना, ठीक है? अरे चल चल अब जा यहाँ से, सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, फिर से गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। ठीक है, जा रही हूँ। भाभी साहब, मन्ने खाना दे दो ना, भूख लगी है मन्ने। रिया, खाना उसके दरवाजे के बाहर रख दे, खुद ले लेगी। मासा, ये क्या बात हुई? अब खाना भी हाथ से नहीं ले सकती, ऐसा भी क्या अशुद्ध है? अब सब औरतें हैं, सबको हर महीने ये सब होता है, इसमें शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। कहानी जबान चल रही है तेरे पिंकी अब, हैं? इसीलिए कह रही थी इसको ना पढ़ाओ, ज़्यादा दिमाग हिल जावे हैं आजकल की छोरियों का पढ़ने के बाद। अब 20 की तो हो गई है, जल्दी तेरे लिए भी छोरा देखेंगे। पिंकी, तू जा, चल अपने कमरे में आराम कर, मैं खाना लेके आऊँ हूँ। ठीक है भाभी साहब। उसकी गलती ना है मासा, बच्ची है, जाने दीजिए। आप ये लीजिए, खाना खा लीजिए। रिया आजकल के ज़माने की होने के बाद भी उसे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था, क्योंकि उसके घर के रीति रिवाज उसे उड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। देखा जाए तो इस घर में हर एक औरत एक पिंजरे में कैद थी, जिसे उड़ने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। अरे महिमा, कट्ठे जा रही है? अरे बस ये बाहर सब्जी वाली खड़ी है ना, सब्जी लेने जा रही हूँ। पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं इस घर में औरतों का अकेले बाहर जाना मना है। अरे साहब, ये रही सब्जी वाली, दरवाजे के बाहर तो खड़ी है, कोई बाजार थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। तुझे पता है ना, बाबा साहब ने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। तो रुक जा, मैं लेके आता हूँ सब्जी। ये तो कोई बात ना हुई सा, आप लोग जब चाहे घर से बाहर जाते हैं, आते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, आपको कोई कुछ ना कहता। सारे नियम बस हमारे लिए ही बनाए हुए हैं। अब जो है सो है, सारी लुगाइयों ने ये करना पड़ा है। वो सच्ची लिखा है किसी ने, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। आपको अंदाजा भी नहीं हम सब कैसे ये सब झेलते हैं।
कितनी घुटन महसूस होती है। आप मर्द ये सब कभी नहीं समझ पाओगे। इस घर की औरतों को ना तो बोलने की आज़ादी थी, ना अकेले कहीं भी जाने की, क्योंकि रीति रिवाज के नाम पर यहाँ कितने ही नियम औरतों पर थोप दिए गए थे, और क्योंकि ये सालों से चल रहे थे तो कोई इन्हें तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। आज घर के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने एक बात कहनी है कि कल से हमारा जो ऊपर वाला मकान खाली पड़ा है उसे मैंने किराए पर दे दिया। वैसे भी पड़े पड़े किसी का काम करना था, इसलिए किराए पर चढ़ा दिया है। पति पत्नी और उनकी मासा है, कल शाम को आ जाएंगे रहने यहाँ, तो सुबह मकान को ज़रा साफ कर देना, ठीक है? ठीक है बाबा साहब। ये लोग हमारी जात के है? हाँ, हमारी जात के ही है, पर शहर के है। इनके पिताजी हमारे अच्छे दोस्त हैं। ठीक सा कल ही मकान को छोरिया चौखा करावेंगी। सुबह होते ही महिमा और रिया ऊपर वाले मकान में चली गई और उसे साफ करने लगी। भाभी साहब ये बता रहे थे शहर से यहाँ उनकी नौकरी लगी है, तभी ये तीनों यहाँ आए हुए हैं। हाँ, सरकारी नौकरी होगी। अरे भाभी साहब छोरी की नौकरी लगी है यहाँ, पता है, इसीलिए उसके पति और सास उसके साथ यहाँ आ रहे हैं। वो बहू के लिए शहर से यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। बड़ी खुशनसीब है फिर वो तो छोरी। मैं तो इनको एक दिन ज़्यादा मेरे मायके में रहने के लिए कहूँ तो उसके लिए भी तैयार ना हो गए। हमारी तो बात ही छोड़ दो अब भाभी साहब, हम सब चिड़िया हैं जो सोने के पिंजरे में कैद रह सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। कभी कभी सोचूं कैसी होंगी वो छोरियाँ जिन्हें बाहर जाने को मिलता होगा, नौकरी करने को, कमाने को मिलता होगा, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने को मिलता होगा। सही कहा भाभी साहब, हम तो पहले अपने मायके में नियम से चले, फिर ब्याह हो गया तो ससुराल वालों की मर्जी से। आज़ादी के हुए हैं हमें कभी पता ही कौन। मैं तो सोचूं हूँ कि मेरी बेटी ना हो बस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस पर भी यही नियम लागू हो जो हम पर हो रहे हैं। सही कह रहे हो आप भाभी साहब। चल अब बहुत बातें हो गई, काम कर। मासा को पता चला कि हम इतनी देर से यहाँ हैं तो चिल्लाने लगेगी। ये सिर्फ महिमा और रिया की कहानी नहीं बल्कि कई घरों की कहानी थी। रीति रिवाज, नियम समाज के भले के लिए बनाए जाते हैं, ना कि बोझ बन जाने के लिए। महिमा और रिया ने पूरा घर साफ कर लिया जहाँ उनके किराएदार आने वाले थे जो कि शहर से थे। अब उनका रवैया इन नियमों की तरफ कैसा था वो तो देखने वाली बात थी। महिमा और रिया का ससुराल आज भी पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों से झकड़ा हुआ था, जहाँ औरतों को ना तो अकेले बाहर जाने की, ना कुछ कहने की, अरे यहाँ तक कि मर्दों से पहले खाना खाने तक की आज़ादी नहीं थी। इस घर की औरतें अंदर ही अंदर घुट तो रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। इसी बीच भीमचंद ने अपने ऊपर का मकान किराए पर दे दिया, जहाँ शहर से किराएदार रहने आने वाले थे। मासा, हम ऊपर का सारा मकान साफ कराए हैं। ठीक सा। मासा सुना है कि यहाँ जो शहर से लुगाई आ रही है वो टीचर्स है, उसकी सरकारी नौकरी लगी से यहाँ। अच्छा, फिर तो छोरी बड़ी घमंडी होगी। तुम दोनों तो उससे दूर ही रहना। सब एक जैसे थोड़ी ना हो गए मासा, क्या पता ये बहुत अच्छी हो। अच्छी हो कि बुरी, तुम दोनों ने क्या करना है पर? हाँ, जाओ अपने काम पर लगो दोनों। महिमा और रिया को ये उत्सुकता थी कि वो औरत कैसी होगी जो अपने पैरों पे खड़ी है, जो नौकरी करती है, जिसके ससुराल वाले उसे इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने तो अपनी ज़िंदगी में बेड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। भाभी साहब चलो ना, वो ऊपर के मकान वाले आ गए से, देखते हैं कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बात करती है। हाँ, रुक तो ज़रा। महिमा, रिया, कावेरी, पिंकी सब लोग उन्हें देखने के लिए आंगन में खड़े हैं। घणे खम्मा मासा। अरे जीते रहा छोरे, जीते रहा, खुश रहा। घणे खम्मा सबको। घणे खम्मा बहन जी। अरे आप सब तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हो। ये हमारी बहुएं हैं और ये हमारी छोरी सा पिंकी। ये लोग आपको देखने के लिए खड़े हैं।
कह रही थी सरकारी टीचर आवे है यहाँ मासा, देख ला लुगाइया इसने भी साड़ी पहनी है और पैर ही छू रही से। हाँ, हम सब भी आपकी जैसे ही हैं। हाँ, बस मेरी बीवी टीचर है, थोड़ी सी सख्त है, देखना कहीं मुर्गा ना बना दे। क्या आप भी सर, आप तो बिल्कुल भी घमंडी ना है। हमें तो लगा कि आप इतनी बड़ी टीचर हैं तो कितना गुरूर होगा आपको। ज्ञान आपको घमंडी नहीं बल्कि नम्रता सिखाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान होता है उतनी आप लोगों की ज़्यादा इज्जत करते हैं। बहुत सुंदर बात कही है आपने। प्रणाम बाबा साहब। खुश रहो खुश रहो। आपका मकान साफ करवा दिया है, ऊपर जाकर आराम कर सकते हैं आप। हाँ शीना, तुम चलो, मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ। अरे आप आज आए हैं, रसोई का सामान अभी कहाँ से लाएंगे? आज की रसोई आप हमारे साथ ही खा लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? इसमें तकलीफ़ का है कि बहन जी, आज आप हमारे साथ रसोई खाइएगा। लोग आइयो, खाने की तैयारी कर दो। जी बाबा साहब। चलो मैं भी आती हूँ, सब मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। अरे भाई साहब, आप क्यों आ रहे हो? आपको खाना बनाना आता है क्या? अरे बिल्कुल आता है, कभी कभी ज़रूरत होती है तो मैं ही बना लेता हूँ। आप खाना बनाते हो भाई साहब? ये सब तो लुगाइयों का काम होवे है, आप क्यों कर रहे हो? हाँ सही कह रहे भाई साहब, ये सब पत्नियों का काम होगा, हम क्यों करें? अच्छा, तो ये कहाँ लिखा है ज़रा बताना तो। जब शादी के वक्त पंडित जी कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों को शादी निभानी है, तो हम हाँ ही बोलते हैं ना। फिर न जाने क्यों उसके बाद ये पत्नी का काम, मैं पति परमेश्वर, हाँ ऐसा हो जावे है। बात तो सही है। हाँ बात में तो दम है। चलो हम सब मिलके खाना बनाते हैं। चलो चलो भाभी साहब, मैंने रसोई दिखाओ कहाँ से। आइए आइए भाई साहब। राकेश की बात सुनकर कुंवर और विक्रम को उसकी बात सही लगी, पर इतने सालों से चले आ रहे रीति रिवाज को तोड़े कैसे? राकेश, महिमा, रिया सब मिलकर खाना बनाने लगते हैं। अरे वाह भाई साहब, आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बना लो हो। सच में शीना भाभी साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हो। नहीं तो हमसे पूछो, हमें तो अपने पतियों को पानी भी हाथ में देना पड़े हैं। चलो अब बाकी रोटियां हैं वो बना लेते हैं। हाँ हाँ, आप सब खाना खाने बैठो, हम बनाते देते जाते हैं। आप सब मतलब पहले हमारे सब पति खाएंगे ना, उसके बाद हम सब। क्यों? ऐसा क्यों? सब साथ में खाना खाते हैं ना। सब साथ में कैसे खा सकते हैं? हम तो हमारे पति और बाबा सा खाना खा ले फिर ही खाते हैं, ऐसा ही रिवाज है यहाँ तो। पर आज तो सब साथ में खाना खाएंगे। चलो पहले सारी रोटियां बना लेते हैं, फिर साथ में खाना खाएंगे। पर भाई साहब, पर वर कुछ नहीं, चलो पहले रोटियां बना लेते हैं। राकेश के कहने पर सारा खाना बनाकर नीचे रख दिया गया, पर महिमा और रिया को डर लग रहा था कि पता नहीं बाबा सा क्या कहेंगे। अरे ये इतनी थालियाँ क्या लगाई है? सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं ना, इसलिए। अरे पहले ये सब खाना खा ले वे, बाद में हम खावेंगे ना। क्यों बहन जी? कहते हैं जो परिवार साथ में खाना खाता है वो हमेशा साथ रहता है। बहू बेटियां जब साथ में खाना खाती हैं तो माँ अन्नपूर्णा स्वयं आकर आशीर्वाद देती है। हम तीनों तो हमेशा ही साथ में खाना खाते हैं, साथ खाते खाते बातें भी करते हैं, हंसते भी हैं। इससे खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आ जाओ सब, आज से हम सब भी साथ में खाना खावेंगे। चलो सबको खाना परोसो। और उस दिन पहली बार पूरे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया। महिमा, रिया और पिंकी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। शीना और उसके परिवार की सोच काफ़ी अच्छी थी। वो पुराने रीति रिवाज को और संस्कारों को तोड़ने की नहीं, बल्कि उनमें थोड़े से सुधार की बात करते थे, जो भीमचंद और उसके पूरे परिवार को अच्छा लगता था। महिमा भाभी सा, रिया कहाँ हो? जी कहिए शीना भाभी सा। अरे मैं बाज़ार जा रही थी, मैंने सोचा आप दोनों से भी पूछ लूँ। हमें तो बाहर अकेले जाना मना है भाभी साहब। अरे ये जाकर क्या करेगी? आंटी आपको पता है, अगर ये बाहर जाएंगी ना
तो आपके बेटों का कितना समय बचेगा? उन्हें सब्ज़ी, कपड़ा, अनाज, फल ये सब नहीं लाना होगा। ऊपर से अगर ये बाहर नहीं निकलेंगी तो इन्हें कभी दुनिया के तौर तरीके पता नहीं चलेंगे आंटी, और ये हमेशा दूसरों पे बोझ ही बनी रहेंगी और इनके पतियों को ही इनकी सेवा करनी पड़ेगी। बात तो तू ठीक है शीना, इन्हें तो कुछ पता ही कौन। आज से ना तू इन्हें अपने साथ ले जाया कर, सब कुछ सिखा। मारे बेटे क्या सारी उम्र इनकी सेवा करेंगे। जाओ लुगाइयो, जाओ शीना के साथ बाजार। हाँ हाँ, हम अभी तैयार होके आवे हैं। वाह शीना भाभी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मासा को इतना समझाया कि उन्होंने हमें बाहर जाने की छुट्टी दे दी। आपको पता है, आपके आने के बाद से ना बाबा साहब भी बदल गए हैं। अब वो हम पर ज़्यादा रोक टोक ना लगावे हैं, और तो और अब हम सब मिलकर खाना खावे हैं। मुझे खुशी है कि आपके सास ससुर इन पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों से निकल रहे हैं। कई बार हमें एहसास नहीं होता, लेकिन ये नियम हमारा दम घोट रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे नियम और रीति रिवाज गलत होते हैं, लेकिन जिन नियमों से आपकी घर की औरतों का विकास रुक रहा हो, ऐसे रिवाजों को तोड़ना ही बेहतर है। अब तो कुंवर साहब पानी भरने में भी हमारी मदद कर रहे हैं। और विक्रम साहब हमारा पूरा रूम जाने पहले साफ करके जावे हैं। अरे बाबा साहब मासा के लिए चाय बनावे हैं। तो चलो फिर आज पुरानी रीति रिवाजों के टूटने की खुशी में पानी पूरी पार्टी करते हैं। हाँ चलो चलो। शीना और उसके परिवार की नई सोच को देखकर भीमचंद और उसका परिवार भी नए ढांचे में ढलने लगा और चिड़ियाओं को अब उनके पर मिल गए थे, जहां वो खुले आसमान को अब महसूस कर सकती थी। सोनी की सास एक नंबर की दुष्ट औरत होती है। वो उसे बात बात पर डांटा करती। शादी वाले दिन जैसे ही सोनी ससुराल में कदम रखती है, देख सोनी, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। यहाँ ज्यादा हक दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़े ही सस्ते में निपटा दिया है तेरे माता पिता ने, वरना मेरे लड़के की किस्मत में तो इतनी थी कि क्या बताऊं। अरे तो किसी ढंग के मार्केट में डिस्प्ले करते ना अपने बेटी को। मेरे पापा को ठीक लगा, दाम जम गया तो खरीद लिया। अब आप रेट बढ़ाओ, ये तो सही नहीं है ना। हैं? क्या पटर पटर बोली जा रही है? बेचने के लिए थोड़ी ना था मेरा बेटा। अरे भाग्यवान, अभी तुम ही बोल रही थी कि। चुप, बिल्कुल चुप। चाहे बहू क्यों ना आ गई हो, लेकिन जबान किसी की नहीं चलनी चाहिए इस घर में, समझे? ससुर भी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ए पंडित, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये नई बहू को घर के अंदर लाकर जो भी होता है कार्यक्रम, पूजा पाठ सब करवा लेना। और हाँ, बाहर कूलर पर पीला लिफाफा पड़ा है, सारी दक्षिणा उसी में डाल दी है। जाते जाते ले जाना वहां से। सास वहां से कमरे में चली जाती है। वहीं एक औरत बहू से कहती है, बहू, बहुत ही खूंसट औरत है ये। पता नहीं कैसे तुम्हारे पिता ने क्यों इसकी सारी छानबीन नहीं की। अरे बहू की तो लव मैरिज है, और वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। अरे इतना अंधा भी नहीं होता। देखा इस औरत को? अरे अभी बहू घर भी ठीक से आई नहीं कि खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अगले रोज, बहू, ए बहू, यहाँ। ये तेरे बाप ने कैसी टीवी दी है? ना कोई बटन है ना कोई शटर, और ये दीवार पर क्यों टंगा हुआ है? हटा यहाँ से। भिखारी जैसी चीजें चिपका दी है। देखिए माँ जी, ये टीवी एडवांस टेक्नोलॉजी का है। वो आप नहीं समझ पाएगी, ठीक है ना? वैसे भी ये टीवी मैं हटा दूंगी दीवार से, लेकिन सोच रही हूँ कि जल्दी यहाँ आपकी फोटो लग जाए तो। वैसे समझती है ना दीवार पर फोटो कब लगती है? हाँ हाँ समझती हूँ, खूब समझती हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह तेरी ही चिपक जाए फोटो। तभी वहाँ बेटा आता है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? दोनों ही मेरे लिए कितनी जरूरी हो, जानती नहीं हो क्या? कोई नहीं चिपकेगा दीवार पर, कहीं मैं ही। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत। अच्छा, कहाँ जा रहा है इस वक्त? माँ, मैं रानी बाड़ी जा रहा हूँ। कुछ लाना है तो बता दो। वो क्या है ना, मेरा फोन खराब हो गया है, वही दिखाने जा रहा हूँ। रानी बाड़ी? अरे बेटा, वहाँ तो तेरी बहन सुगंधा भी रहती है। ले आना जरा जाकर, और हाँ बोलना कि सभी को लेकर आए।
आज बहू खाना बना रही है, उसके सास ससुर ननदे और बच्चे सभी को बुला ले बेटा। जी माँ, आप फ़ोन कर दो, मैं ले आता हूँ। दरअसल सास का मकसद सिर्फ बहू को काम पर लगा कर रखना था। हाँ भाई, पहले जाकर नाश्ता बना, फिर खाना ले आ, समझी? और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। बहू समझ जाती है कि सास क्या कहना चाहती है। वो पहले तो धीरे से बाजार से सारा खाना नाश्ता ऑर्डर कर देती है, फिर कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन कुछ ही घंटों में सास की आवाज आती है, मेरी बेटी और उसके ससुराल वाले आ गए हैं। रोज रोज तो आते नहीं वो लोग, जो तुम कमरे में जाकर तो बग गई हो। बहू सबके सामने आती है, हंसकर मिलती है। फिर सास बेटी की सास से कहती है, याद है बहन जी, जब हम लोगों के घर ननदे आया करती थी तो कैसे हम लोग सुबह से ही किचन में 10 प्रकार का व्यंजन बनाने में लग जाते थे। और ये आजकल की बहुएं हैं, ननद तो नहीं पर यही मायके के मजे लूटती रहती है। सही कह रही है बहन जी, मेरी बहू के भी यही हाल है। सास को समझ में आ जाता है कि वो क्या गलती कर रही है और कहीं उसकी बात से उसकी बेटी की मुश्किलें ना बढ़ जाए। वो फिर से अपनी बहू को कोसने लगती है, अब क्या जुए की तरह रेंग रही है, जा जाकर कुछ बना कर ला। बहू अंदर जाती है और चंद मिनटों में मिठाई से लेकर कचौड़ी, जलेबी और ढेर सारे नाश्तों की लाइन लगा देती है। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत ही गुणी निकली। अपनी सास की तरह तुम्हें सुबह से किचन में रहने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखो तो कितना सारा और कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा रखा है। अब क्या बताऊं, माता पिता ने गुणों का खजाना बनाकर भेजा है। अब किसी को कद्र हो ना हो, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। नहीं नहीं भाभी, सच्ची बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। सास समझ नहीं पाती कि जो बहू सारा टाइम सोती रहती है वो अचानक गर्मा गर्म खाना बनाकर कहाँ से ले आई। लेकिन सास तो सास, हार कहाँ मानती सभी के जाने के बाद। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, चल तू भी। मैंने सुना है कि मंदिर के लिए मना नहीं करते। चलिए माँ जी, चल रही हूँ मैं, पर प्लीज वहाँ मुझे भजन गाने मत बोलिएगा। वो क्या है ना मुझे भजन आता है ना मेरी आवाज अच्छी है। नाना बहू, वहाँ तो पूरी मंडली होती है गाने बजाने के लिए, तुझे क्यों बोलूं भला मैं। बस फिर क्या था, सास बहू पहुँच जाती हैं मंदिर, जहाँ भक्तगण मस्त होकर भक्ति में लीन होते हैं। तभी पंडित बोल पड़ते हैं, अब मैं आप लोगों का ध्यान राधा देवी की ओर ले जाना चाहूँगा। राधा देवी हमारे मंदिर की बड़ी दानी महिला है। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी मधुर आवाज में कृष्ण रास लीला का वो भजन सुनाए जो खुद कृष्ण की राधा गाया करती थी। सास को बहू की बेइज्जती कराने का एक मौका और मिलता है। वो माइक हाथ में लेती है और जोर जोर से कहती है, ये राधा अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन आज मैं अपने साथ सुरों की मल्लिका मेरी बहू सोनी को लेकर आई हूँ। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैंने कभी जीवन में भक्ति गीत नहीं सुने और मुझे पता भी नहीं है कि राधा रानी कौन सा गीत गाया करती थी। यहाँ तो बिरादरी की क्या, सारी मोहल्ले की औरतें भी हैं। आज तो तेरी सारी इज्जत की पाव भाजी बनेगी। और ले पंगा सास से। बहू बेचारी मरती क्या ना करती। बेटा, तबला हल्का में गाती हो या तेज बजाऊं? तबला तो मेरा ही बज चुका है। क्या बोली बहू, थोड़ा ऊंचा बोल बेटा, ऊंचा सुनती हूँ मैं। मैंने कहा कि बजा लीजिए, चाहे हल्का चाहे तेज, जैसी मर्जी बजाओ। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है बहू का माइक पर गाना। पास वाली दूसरी बुढ़िया कहती है, अरे हाय, कैसी बेसुरी आवाज में गा रही है ये। बहू अब किसी भी हालत में सास के सामने झुकना नहीं चाहती है। उसी का आइडिया आता है। वो क्या है ना, मैंने मिश्री नहीं खाई, बस 2 मिनट दीजिए। बहू कृष्ण के कदमों से मिश्री उठाती है और साड़ी की पल्लू के नीचे धीरे से मोबाइल में गाना लगाती है।
फिर लाइए माइक। माइक लेकर बहू धीरे से पल्लू के पीछे से गाना ऑन कर देती है और माइक में लिप सिंक करना शुरू कर देती है। सभी भक्तगण झूमने लगते हैं और फिर जैसे ही गाना खत्म होता है सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं। अरे क्या आवाज पाई है, बिल्कुल अनुराधा पौडवाल जैसी। अरे और तो और सारंगी से लेकर तबला सबकी आवाज मुंह से ही निकाल लेती है। भाई बहू हो तो ऐसी, वरना सास का तो एक गाना झेलना मुश्किल हो जाता है। शाबाश बहू। सास की बोलती बंद और बहू की जय जयकार शुरू।